Well, friends, very good morning, all of you. I am JB Malik before you. Today, we are discussing very important topic, and that is OD housing limit part 6 PNB. ये स्कीम पीएनबी की है, ओडी हाउसिंग लोन। तो ये किसको मिल सकती है, क्या इसके बेनिफिट हैं और इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसका लिंक किससे है। तो आइए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो ओडी हाउसिंग लिमिट क्या है? ये हाउसिंग लोन, एग्जिस्टिंग हाउस लोनी, जो पहले से हाउस लोनी है, जिसने हाउस लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, ये उसको ही मिल सकती है। इसके काफ़ी एक बेनिफिट्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये इसका एक कंडीशन ये है कि एग्जिस्टिंग हाउस लोन ही होना चाहिए, एग्जिस्टिंग बोरोवर हो, एग्जिस्टिंग बोरोवर होना जरूरी है। दूसरा, सेटिस्फैक्ट्री 1 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड। 1 साल से पहले ये नहीं मिल सकती है, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन होनी चाहिए और उसमें सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसकी रिपेमेंट सेटिस्फैक्ट्री रहे। तो दूसरी कंडीशन है। तीसरी, ये प्लाट के लिए या अंडर कंस्ट्रक्शन में ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है, ये बिल्ट हाउस या फ्लैट के केस में दी जाएगी। और चौथा, ये कैसे मिलेगी? 75% ऑफ करंट रियलाइजेबल वैल्यू। जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जो आर्किटेक्ट देता है, सब्जेक्ट ओडी लिमिट प्लस करंट आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम 25 लाख, ये मैक्सिमम 25 लाख तक होती है। और इसमें रियलाइजेबल वैल्यू, सपोज रियलाइजेबल वैल्यू किसी चीज की, रियलाइजेबल वैल्यू रुपीज 100 लाख, 1 करोड़ है, तो इसका 75% टोटल, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 25% मार्जिन मेंटेन करना है। तो 25% ये 75 लाख मिलेगी, जिसमें ₹50 लाख सपोज हाउस लोन एंड ₹25 मैक्सिमम ये ओडी लिमिट मिलेगी। तो ये 75 लाख इस तरह टोटल ये मिल सकती है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि 75% ऑफ करंट रियलाइजेबल वैल्यू, सब्जेक्ट ओडी लिमिट और करंट ओडी लिमिट ये मैक्सिमम, और करंट आउटस्टैंडिंग 50 लाख। तो ये 75 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। और ये फैसिलिटी जब 1 साल के बाद या लास्ट में, कुछ लोग इसको लास्ट में ईएमआई ज़्यादा पे कर देते हैं और लास्ट में फिर कुछ रख लेते हैं टैक्स रिबेट लेने के लिए। तो लास्ट में तो रिपेइंग कैपेसिटी, क्योंकि करंट जो वैल्यू है, आउटस्टैंडिंग है हाउस लोन की, वो तो कम होती जाएगी। तो ये लिमिट, अगर आपकी रिपेइंग से कैपेसिटी कम भी है तो भी ये मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके बहुत बेनिफिट हैं, इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। इसमें क्या है, देखिए मैं समझाना चाहूँगा। हाउसिंग लोन टर्म लोन होता है, टर्म लोन स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और जैसे जैसे किस्तें जाती हैं तो वो रिड्यूस होता जाता है। और ओडी लिमिट ये क्या है? ओडी लिमिट ये तो ओडी लिमिट एक रनिंग अकाउंट है, तो उसमें आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। इसमें मेन है कि साल भर इंटरेस्ट सर्विसिंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। और इसमें इसको तो आप 20-30 साल जितना मर्जी चला सकते हैं। ये इसकी ईएमआई फिक्स है, और जो ईएमआई आपने पे कर दी वो दोबारा रिकूप नहीं हो सकती। लेकिन इसमें आप कभी भी कितना जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। साल के अंदर इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। तो टर्म लोन में एक बार आपने ज़्यादा भी जमा कर दिया और तो आप वापस नहीं ले सकते। तो ये तो एक रिड्यूसिंग खत्म होती जाती है, ये रनिंग है, इसको आप 30-40 साल चला सकते हैं। आप जितना अवेल करेंगे उतने पे इंटरेस्ट लगेगा।
तो ये फ़ायदा सिर्फ उसी को मिलता है जो ये 5 कंडीशंस फुलफिल करता है। तो एक तो ये था। अब ये देखिए ये बनती कैसे है। सपोज कोई व्यक्ति है और 50 लाख का लोन लेता है, ₹50 लाख लोन है और एट द रेट 75% है और फॉर 300 मंथ्स, तो इसकी या 25 ईयर्स ये किसी ने लिया है, तो इसकी जो EMI है, EMI कैलकुलेटेड है, ये आएगी ₹37,000। और सपोज किसी की सैलरी है या इनकम है ₹90,000, तो ये है। और इसकी EMI, एक तो उसने इसकी EMI देनी है और दूसरे उसने इसमें एक कंडीशन है ओडी लिमिट में कंडीशन क्या है कि मार्जिन एटलीस्ट 40% नेसेसरी है, 40% मार्जिन होना जरूरी है। तो 90,000 का 40% 36,000। अच्छा, अब ओडी का साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बैंकर देते हैं, तो वो सपोज 17,000 आता है। 8% से थोड़ा ज़्यादा लगाया है मैंने, और इससे थोड़ा कम आएगा, ये इतना ही लगा के चलते हैं। तो देखिए ये इतना उसने ये साल के अंदर देना है और ये किस्तें देनी है, लेकिन बैंकर हर महीने ये मान के चलता है कि इसने 17,000 देने हैं, इसने फुल अवेल की है। तो ये है। और फिर जो मार्जिन हमने 36,000 मार्जिन तो अवश्य लेना है, तो ये हो गया। तो ये ₹90,000 ये इस तरह होता है। 90,000 सैलरी है, EMI इतनी जानी है, ओडी के 17,000 ब्याज के साल के होते हैं, ये आने चाहिए, और ये मार्जिन मेंटेन करना है, तो ये सैलरी है। ये अगर सैलरी कम है तो अकॉर्डिंगली उसकी ओडी लिमिट थोड़ी कम हो जाएगी। और इनकम कैपेसिटी, रिपेइंग कैपेसिटी में हमें बताया बोरोर और को बोरोर दोनों को मिला के की जाती है। तो जो पहले हाउसिंग लोन में जो बोरोर को बोरोर हैं, फिर वही इसमें शामिल होंगे। अच्छा, इसमें क्या है, ये कब ले सकते हैं? ये आप 1 साल के बाद ले सकते हैं, या एंड में अकाउंट क्लोज नहीं कराना है। अगर क्लोज हो गया तो आप सिक्योरिटी बैंक से विड्रा कर लेंगे, तो ये नहीं मिलेगा। तो सिक्योरिटी बैंक के पास रहे और खाता बेशक एडजस्ट हो जाए, जीरो हो जाए, क्लोज नहीं हो, तो ये फैसिलिटी मिल जाती है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसके मेन फायदे क्या हैं? नंबर 1 तो देखो, सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आपके पास फंड्स अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। ये इमरजेंसी फंड्स हैं, जब भी जितना आप ओडी से निकालोगे उतने पे ब्याज लगेगा, आप इसमें जमा कर दोगे उतने पे ब्याज घट जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। मान लिया हम कई बार कहते हैं कि EMI ज़्यादा भरिए क्योंकि आपने ब्याज भी बचाना है, और ऑल ऑफ ए सडन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई सोर्स है नहीं, तो आप ओडी लिमिट्स अवेल कर सकते हैं, ओडी से ले सकते हैं। और आपको लगता है कुछ दिनों में पैसा कहीं से आ जाएगा, तो आप इससे किस्त भी भर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फायदे की चीज है। दूसरा, नो एंड यूज वेरिफिकेशन। इसमें बैंक ने कुछ नहीं देखना है कि वो पैसा आपने कहाँ लगाया है। नो एंड यूज वेरिफिकेशन, उसका जैसे बाकी में देखते हैं कि उसने कितना मकान बनाया तो कितना पैसा लगा, यहाँ नहीं देखना। आप इस ओडी लिमिट से कार खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कार के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। आप एजुकेशन में, किसी बच्चे की एजुकेशन में पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इससे महंगा लोन है। तो आप, क्योंकि ये पर्सनल नीड्स के लिए है, तो आप कहीं भी पैसा खर्च कर सकते हैं और फिर इसमें जमा कर दें। इसमें डेबिट क्रेडिट आप कर सकते हैं, करते रहते हैं। तीसरा, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट
प्लानिंग ये भी आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आपका 7.5% टू 8% या 8% ही लगाइए, 8 8.5 तक होता है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट की जहाँ पैसा अर्न कर सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको देखते हैं कि आपको 10% मिल सकता है, 9% मिल सकता है, 11-12% मिल सकता है, तो कुछ लोग ये ऐसे इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है, लिक्विडिटी आपकी बनी रहती है, इसमें बैंक ने कुछ देखना नहीं है कहाँ पैसा लगाया, और आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हम आप लोगों को पैसा बचाने के लिए कहते हैं EMI थोड़ा ज़्यादा करो, जो बैंक ने फिक्स की है उससे ज़्यादा पैसा करो और ब्याज भी बचाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास सोर्स तो ख़त्म हो गए क्योंकि वहाँ ज़्यादा जमा किया, लेकिन अब एकदम पैसा कहाँ से लाएं, तो ये OD, इससे बढ़िया कोई स्कीम है नहीं, OD फैसिलिटी। और ये PNB की है, और किसी बैंक की अभी तक नहीं है, तो आपको ये OD लिमिट अवेल, जो PNB से लोन लिया है तो OD लिमिट अवश्य बनवाइए। इसमें कोई खास खर्चा नहीं आता, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के ₹450 प्लस GST जो 18% है, 500-600 रुपये, 600-700 रुपये का खर्चा है। एक एग्रीमेंट भरा जाता है और इसको बैंक वाले अपने मॉर्गेज रजिस्टर में भी चढ़ा लेते हैं, अनाउंसमेंट का चढ़ा लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, ये अवश्य अवेल करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन मकान आसानी से नहीं होता है। तो इतनी इनकम, लोग सोचें कि हम पहले पैसा इकट्ठा कर लें फिर मकान होगा, तो उन लोगों के पास कभी मकान नहीं होता है। हाँ, आप बैंक लोन ले करके और फिर OD फैसिलिटी ले करके अपनी लिक्विडिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, आपका मकान भी हो जाएगा। आज मैं देखता हूँ जो मेरे साथी कभी 4 लाख थे वे ले की FD रखते थे, और हम कहते थे मकान लोन ले लो, 94-95 में मकान आ जाता था 4 लाख में। लेकिन वो कहते थे कि नहीं अभी नहीं, हम तो ब्याज अभी कमा रहे हैं। वो पैसा उनका 20 लाख तक पहुंच गया आज के दिन, लेकिन प्रॉपर्टी 1 करोड़ की पहुंच गई। तो ये जो डिफरेंस था ये मैं कैसे कवर हो, इसलिए आप अपने समझदारी से, सोच से लोन भी लीजिए और उसको बचाइए भी, और लिक्विडिटी भी मेंटेन कीजिए। तो ये आई थिंक इट इज क्लियर। बी healthy and happy. Have a nice day. Goodbye.